नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे और बहुत अहम इशू है। एक है कि जी चेयरमैन नैब का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अब हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है और हुक्मरान जमात इससे बरी ज़िम्मा नहीं है और दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बाज़ाफ्ता तौर पर आपके ये नैब का लग रहा है कि ये नैब जो है ये हुकूमती अराकीन की तरफ जा रही है। और मैं ये भी एक दूसरा इशू है और वो है फॉरेन फंडिंग केस का। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात आ रही है, हम इस पर भी बात करेंगे कि अब ये केस जो है 5 साल से डिले था, लेकिन अपोजिशन ने इसको ले लिया, टेकअप किया और कहा है कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका फैसला है रोज़ाना के बेस पे। तो बहुत अहम सवालात हैं इन दोनों के हवाले से। मेरे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ करा देता हूँ। मेरे पास हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया हमें। मेरे साथ हैं उज़मा बुखारी साहिबा, MPA सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब भी होंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले आता हूँ जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपके पास आ जाता हूँ। क्या कहेंगे सर, ये जो चेयरमैन नैब का पहले तो स्टेटमेंट हमने सुना था कि अगर हमने हुकूमत के लोगों पे हाथ डाला तो हुकूमत कि जिन लोगों के ऊपर केसेस है, काफ़ी लोगों के ऊपर केसेस है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी है, हमारे पास भी वो रिपोर्ट्स हैं, हमने भी ऑन एयर किया हुआ है। तो वो कहते थे अगर इन पर हाथ डाला तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अब ये बयान जो आया है इस मौके पे कि हवा का रुख तब्दील हो गया है और अब हुकूमती अराकीन बरी ज़िम्मा नहीं है, हम दूसरे महाज की तरफ जा रहे हैं और ये साबित करेंगे, ये तासुर जो था कि ये एक तरफ सिर्फ एहतसाब है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम हुकूमत में भी देख रहे हैं कुछ लोगों का इस्तीफ़ा भी आ रहा है, कुछ लोग जो हैं रिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों की पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग है हुकूमत के लिए अगर गिरफ्तारियां होना शुरू हो जाती हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा, इसके ऊपर भी कमेंट्स करें। और दूसरा, वज़ीर आज़म का क्या रोल होगा, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे सर, हिमायत करेंगे अगर ये चेयरमैन नैब या नैब जो है एक्शन करती है हुकूमती अराकीन पे? जी सनम। जी, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का बिल्कुल इब्तिदा में आपने बात की कि चेयरमैन नैब ने जो भी कुछ कहा, मैं अब नैब का तर्जुमान तो हूँ नहीं, तो इसलिए उनका कहने का मतलब क्या था जो उन्होंने पहले कहा या उन्होंने जो अब कहा है एक आध दिन पहले ख़िताब करते हुए अपने जो अहलकार हैं, मेरे ख्याल वो उनकी कोई तकसीम इनामात थी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे। सो उसकी तशरीह तो वो ख़ुद ही या उनका कोई तर्जुमान ही कर सकता है। दूसरी बात, मैं मुसलसल ये कहता आया हूँ और मैं इनफरादी सतह पर नहीं, हमारी पार्टी के बिहाफ पर मैं ये कहता आया हूँ कि जो एहतसाब के इदारे हैं, बिलखुसूस जो नैब है और ज़ाहिर है उसके अलावा जो आला अदलिया भी है, वो अपने आइनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, कानूनी और आइनी, और वो अपना काम करने के हवाले से आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी रखते हैं, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनमी। सो अगर किसी को उनसे शिकायत है तो उसमें सिस्टम भी मौजूद है, और अगर कोई शिकायत है तो उसको हुकूमत की तरफ उसका रुख ना करें कि जी ये इमरान खान गवर्नमेंट ये कर रही है या पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है या खैबर गवर्नमेंट ये कर रही है, ये तो मुतल्लिका इदारे अपना एक्शन ले रहे हैं। अब ये हमारा मुसलसल यही मौक़िफ़ रहा है। अब बात आई है कि परसेप्शन क्या है, लोग महसूस क्या कर रहे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इनकार करता सिर्फ इस बात को कि ये बात कही गई। किसने कही? पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, जो अभी हालिया जब ये जुडिशल ईयर का आगाज़ हुआ था तो वो जो ख़िताब करते हैं अपना कॉलीग्स के साथ और बार के मेंबरान जो वहाँ होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द जुडिशल ईयर, उन्होंने 1-2 बातें की और उनमें एक खुसूसन जिसको बहुत ज़्यादा कवरेज और हेडलाइंस भी मिली, वो यही थी कि ये परसेप्शन ऐसी है कि जो एहतसाब है वो यकतरफ़ा है या उसमें तवाज़ुन नहीं है, ज़्यादा वो किसी मखसूस अफराद या पार्टियों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और किसी के ख़िलाफ़ नहीं किया जा रहा।
ये परसेप्शन, और अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऐसी बात करते हैं तो ये आपने देख लिया, हेडलाइंस भी आई, तो ऐसी बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें कहने के बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, क्योंकि आपने आखिरी बात पूछी कि प्राइम मिनिस्टर का इस पर क्या रिएक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी हमारी तरफ से इनकार नहीं हुआ, या ना कभी इन इदारों पे तो कोई दबाव हुआ है कि जी फ़लाँ हमारे मुखालिफिन हैं, इनको आप पकड़ो या इनके ऊपर आप करो कार्रवाई, या उसके अलावा कि नहीं जी ये फ़लाँ जो है ये हमारे साथ हैं, इनको आप जो है ना कुछ कहें। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं आपको ऑन एयर ये ऑफिशियली कह रहा हूँ, और हम तो हक में हैं एहतसाब के। और अगर किसी को महसूस होता है कि जी वो मैं आपको एक बड़ी आसान सी मैथमेटिकल बात अर्ज़ कर दूँ, भाई जो 30-40 साल हुकूमत करते रहे हैं, आप लॉ ऑफ एवरेजेस को ही देख लें, वो जाहिर है सिर्फ लॉ ऑफ एवरेजेस की बुनियाद पर ही उनका ज़्यादा इन एनी केस उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई होगी, जो इतना ज़्यादा अरसा पब्लिक ऑफिस में रहे हैं। नैब के चेयरमैन ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी पिछले 12 से 24 माह में जो है हुकूमत में, उन्हें भी हम देख लेंगे। हम तो वेलकम करते हैं, तो इसलिए कतई तौर पे कोई ऐसी बात का मैं नहीं। और बाय द वे ये सब बातों के, इन सब तासुर के, इस परसेप्शन के बावजूद हमारे अपना काफ़ी सारे जो हैं लीडर्स, उनको हिरासत में भी लिया गया, उनके ऊपर उनके ऊपर वो अपना क्वेश्चन के जवाब देते रहे। हमारे सूबाई वज़ीर, 2 सूबाई वज़रा पंजाब में, उनको गिरफ़्तार किया गया। अब वो बेल पे या किसी वजह से रिहा हैं, तो हम तो वेलकम करेंगे, तो हमें ऐसी कोई वो बात नहीं है, कोई उसमें। और उससे हुकूमत गिरे ना गिरे, 2 दिन पहले अपना प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है। उन्होंने तो बाकी ओवरऑल एहतसाब की प्रोसेस के बारे में कहा है, तो वो क्यों इस पे एतराज़ करेंगे? हम तो वेलकम करेंगे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है आपसे काइंडली, क्योंकि चैलेंज कर देते हैं जब ये जुमला आता है कि ऑफिशियली मैं ये कह रहा हूं। देखिए सर, हमारे पास बहुत सी न्यूज़ है, बहुत अहम न्यूज़ है, अगर हम ऑन एयर कर दें तो शायद एक धमाका हो जाए, और हम जो बात करेंगे उसके पीछे बेस होगा। लेकिन खैर हम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये मैटर ये सवाल का मसला नहीं था। लेकिन बहुत कुछ न्यूज़ रखते हैं हमें, और सबूतों के साथ रखते हैं, और दलाइल के साथ रखते हैं, गवाहों के साथ रखते हैं। अब मैं आगे आता हूं, जनाब नबील गबोल साहब आपकी तरफ आते हैं। नबील गबोल साहब, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। चेयरमैन नैब, जैसे मैंने कहा, पहले कहा था कि हुकूमत को पकड़ा तो गिर जाएगी, अब वो कह रहे हैं इस स्टेज पे जब बहुत से हालात चेंज हो रहे हैं और गिरफ्तारियां आपको नजर आ रही हैं हुकूमत के, कि अब हुकूमत पे ये हाथ डालने जा रहे हैं सर? मैं उस पर आता हूँ गिरफ्तारियों पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब की जो स्टेटमेंट है, उससे ज़्यादा बड़ा अहम स्टेटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस खोसा साहब का है, जिसमें उन्होंने जो बात कही है कि कोई कानून से ताकतवर नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, और उन्होंने खुद यानी साफ वाजे कहा कि नवाज शरीफ को तो हमने मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाने दिया। तो ये बहुत एक अहम चीज़ है, जो डिनायल हमेशा पीटीआई की गवर्नमेंट करती थी कि हम करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, या हम करप्शन के पीछे हमने जो देखिए पीटीआई इलेक्ट हुई है, पीटीआई ने वोट जितने भी लिए हैं, वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इशू इनके लिए यही था कि करप्शन के जो इन्होंने स्लोगन उठाया था कि हम करप्शन के खिलाफ जो है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनको अपनी सीट बचाने के लिए नवाज शरीफ को छोड़ना पड़ा, और जिस पे आज चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बात की, मियां नवाज शरीफ को जाने दिया गया है, तो मैं पीटीआई के गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर के किसी भी ऑफिशियल के स्टेटमेंट पर यकीन नहीं रखता हूं, क्योंकि यही लोग कहते थे कि आप किसी सूरत में जो है एनआरओ नहीं देंगे, और इन्हीं लोगों ने अपनी सीट बचाने के लिए नवाज शरीफ से एनआरओ ले लिया। तो ये एनआरओ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं दिया, नवाज शरीफ ने एनआरओ इमरान खान को दिया कि ये शायद 1-2 महीने और जो है सरवाइव कर सके। मैं आता हूँ जनाब उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ। उज़मा बुखारी साहिबा, आपने ये सुना है, यहाँ तो नाम भी आ गया, तो क्या आप समझती हैं अगर ये अहम लोग, जिस तरह चेयरमैन नैब ने कहा है कि ये अक्रॉस दी बोर्ड अब जा रहे हैं, अब हम हुकूमत में हाथ डालने जा रहे हैं, तो अगर हुकूमत के ये चंद अहम लोग और भी रेफरेंसेस हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर अपोजिशन की ये शिकायत तो ख़त्म हो जाएगी ना कि नैब अक्रॉस दी बोर्ड जो है एहतसाब नहीं कर रहा है? क्या कहेंगी?
शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश है कि ये बात तो तस्लीम कर ली चेयरमैन नैब साहब ने कि वो हवाओं के रुख के ऊपर आप करते हैं, वो इंसाफ के ऊपर या एहतसाब के ऊपर एहतसाब नहीं करते, वो हवाओं के रुख के मुताबिक एहतसाब करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडमिशन है और हमारे इसकी तक़वियत है हमारे उसको कि ये कहने पर, ये किसी एजेंडे पर या हवाओं के ऊपर जो है वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। अब सेनेटर साहब ने एक दो बातें की जिस पर उन्होंने पहले तो कहा कि 30-40 साल से जिन्होंने हुक्मरानी की उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, उसका खुद भी चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया। तो माफ़ कीजिएगा, वो 30-40 साल की जो हुक्मरानी में शामिल थे ना सारे वज़ीर, उनके केसेस उस वक़्त के पेंडिंग पड़े हैं। वो खुसरू बख्तियार हो, वो परवेज़ खटक के पिछले 5 साल हों, वो जुल्फ़ी बुखारी के पिछले 10 साल हों, ये सारे पेंडिंग केसेस हैं पिछले सालों के। लेकिन ये और बात है कि वो चोर है जो गिरफ्तारी जो है वो बेटी का हाथ पकड़ के जो है वो गिरफ्तार होने के लिए आ जाए, वो चोर होता है। लेकिन चोर वो नहीं होते कि जो गिरफ्तारी के डर से पीटीआई में चले जाते हैं। तो ये अजीब फिनोमेना जो डेवलप किया है ना, ये इसका सारा कल ही खुल गई हुई है, लोगों ने देख लिया है। और ये जो दबाव में नहीं लाना चाहते, इससे बड़ा दबाव क्या हो सकता है। पिछली 3 तकरीरें वज़ीर आज़म साहब की उठा के देख लें। मैं तो बहुत दिनों से कह रही थी कि वज़ीर आज़म साहब तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रहे हैं। वो देखिए, जब फैसले हमारे खिलाफ आए, जब हमारे वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया, जब हमारे खिलाफ 6 महीनों के अंदर फैसले लिए गए, जब हमारे खिलाफ जो है वो तमाम तर कैंपेन्स चली, तब वज़ीर आज़म को हर चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज जो है वो अगर हमें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिलीफ मिल गया तो वो चीज़ें से पाकिस्तान को पुकारने लगे और कहने लगे ये दबाव हो रहा है और हम जो है वो कमज़ोर और ताकतवर का, उसकी आज डेफिनेशन दी चीफ जस्टिस साहब ने। और उसकी कुछ एक इंटरप्रिटेशन मैं भी करना चाहती हूँ कि जो कमज़ोर और ताकतवर का जो एक लाइन खींची ना उन्होंने, काश हमारे हाफ़ज़े इतने कमज़ोर होते कि हमें याद ना रहता कि बनी गाला का 300 कनाल का महल जो है वो फेक एनओसी के ऊपर रेगुलराइज हो जाता है और गरीबों की बस्तियां जो है वहाँ उजाड़ दी जाती हैं। तो ये है कि कमज़ोर और ताकतवर का इंसाफ। फिर एक अलीमा बाजी जो हैं, उनसे उनकी मनी ट्रेल नहीं पूछी जाती, उनको जुर्माना किया जाता है और जुर्माने की भी किस्तें कर दी जाती हैं बहुत सारी, और पता नहीं कितनी किस्तें उन्होंने दी कितनी नहीं दी, और उनके ऊपर भी कोई पूछगछ नहीं होती। इसी तरह अब जो सानिया साहिवाल वालों को भी तो इंसाफ दिलाना था ना, कमज़ोर लोगों को इमरान खान साहब ने वो दिला लिया। जो सलाहुद्दीन जो था, जो कहता था कि मारोगे तो नहीं, उसको इंसाफ मिल गया, उसकी सुलह हो गई, उसकी पुलिस वालों ने सुलह कर ली। उसके बाद जो ट्रेन हादसों में लोग बेगुनाह मारे गए हैं, उनके ऊपर किसी एक के ऊपर इमरान खान साहब को याद आया कि किसी कमज़ोर को इंसाफ दिलाना है उन्होंने? तो ये तो ड्रामेबाजी ना करें तो बेहतर है। इस मुल्क के अंदर जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया वो पवित्र है, और जो दूसरी तरफ खड़े हैं उनके लिए जो है वो हर तरह के एहतसाब, हर तरह की मौत की चकियाँ और हर तरह के मनशियात के केस जो हैं वो सब चलेंगे और वो जायज़ होंगे। तो ये जो है ये इस हवाओं के रुख के ऊपर जो एहतसाब ये करने चले हैं या कर रहे थे, उसके दिन पूरे हो गए, लोगों ने देख लिया, लोगों को मालूम है कि ये एहतसाब कैसा हो रहा था। अब ये आप एक तरफ ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको हमने नहीं भेजा और अदालतें जो है उन्होंने गलत फैसले किए, देखिए, और दूसरी तरफ कहते हैं मुझे रहम आ गया था, हमने लड़ाई लड़ी, हमने कानून की लड़ाई लड़ी, हमने अदालतों के सामने सरेंडर किया तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, हमने जेलें काटी और उन जेलों के बहुत सारे फैसले अब होने बाकी हैं। एक केस के अंदर नवाज शरीफ साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, दूसरे के अंदर 25 नवंबर से अरशद मलिक साहब के इतराफ़ जुर्म की वीडियो के ऊपर जो है वो अपील सुनी जानी है। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें खुलने की बारी आ गई है और हवाओं का रुख चेयरमैन नैब के मैं नहीं मानती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह ताला की लाठी बेड़ी बेआवाज़ होती है और शायद लाठियाँ पड़ने का वक्त आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। अब मैं आता हूँ जनाब कमर दिलशाद साहब। कमर दिलशाद साहब, इस जो चेयरमैन नैब के इस बयान का एक सामने हमने डिस्कशन किया कि रुख तब्दील हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अब और मौजूदा हालात शायद ऐसे हो गए कि अब जो है वो हुकूकी अराकीन पे हाथ डाला जा रहा है और इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि इनके केसेस और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पड़ी हुई है। और आपने देखा कि नाम भी आ गए हैं और इन लोगों के साथ साथ और भी ऐसे लोग हैं जो हुकूमत में हैं और उनके ऊपर करप्शन के बहुत अहम चार्जेस हैं। लेकिन दूसरा एक पहलू भी है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं कि सुनने में आया है कि अब ऐसे हालात हो गए हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो इमरान खान को छोड़ रहे हैं
किसी और कैंप में जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो इत्तेहादी हैं उनके बयानात भी आप सुन रहे होंगे कि वो इस इमरान खान से नाखुश हैं और वो कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि ये जो रुख वाली बात की है ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं नेट चेयरमैन नैब जो हुकूमत से अलग होना चाहते हैं? क्या कहेंगे? जी, असूल तौर पर सरदार नबील गबोल साहब ने जो बात कही ना उसमें बड़ा वजन है। सरदार नबील गबोल साहब ने बाकायदा उनके नाम भी जाहिर कर दिए हैं जो इस वक्त इमरान खान के दाएं बाएं बैठे हैं, खड़े हैं। तो इस लिहाज से नज़र यही आ रहा है कि इत्तेहादियों पर तो वो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि जो इनके साथ जो है, इनके 5-2.5 साल से मुकदमे चल रहे हैं और 1 साल से तो बाकायदा उनके बारे में सुनने में खबरें आ रही थी कि ये जो है इनके बाद नैब ने रेफरेंस तैयार कर लिए, इनकी गिरफ्तारियाँ भी होनी हैं, इनको तलब भी किया जा चुका है, बाद मिनिस्टरों को भी, बाद यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं आज़म खान, उनके बारे में भी जो है नैब ने तो 3 दफ़ा में सवालनामा भी जारी किया। ये सारे लोग, इनके लोग गिरफ्तार होने के करीब हो रहे हैं। इत्तेहादियों पर ये हाथ नहीं डालेंगे, इत्तेहादियों के बारे में ऐसी बात नहीं होगी। अब ज़ाहिर तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आज के तारीखी रिमार्क्स के बाद उन्होंने जो शटअप कॉल दी है प्राइम मिनिस्टर को, ज़ाहिर है हमारी नज़र में शटअप कॉल ही होती है, चीफ जस्टिस साहब तो बड़े महज़ब तरीके से बात करते हैं। उससे एक अंदरूनी खाना अब पार्टी के अंदर ये फैसला होने जा रहा है कि जब इतने हालात ख़राब हो गए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अदम एतमाद कर दिया है कि जो फैसले आप करते हैं नाम हमारा लेते हैं, तो मुमकिन है कि इन हाउस तब्दीली के लिए कोई रास्ता हमवार हो रहा हो। इसमें सबसे अंदर खाना भी हो रहा है। ऐसा परवेज़ इलाही साहब की जो चंद दिनों में जो बड़े बड़े अहम इंटरव्यू हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा जो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करते हैं तो वो जितने भी जो उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके सामने गूंगे बहरे बैठे होते हैं, कोई बात नहीं करते, बात सुनते नहीं। इससे इत्तेहादियों को भी एक बड़ा सबक मिल गया है और अंदरूनी तौर पर पार्टी के जो मेंबरान हैं, जो बड़े पार्टी के जो वज़रा हैं, वो भी अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी बड़े उम्मीद हैं कि अभी मैं नज़र आ रहा है कि इस लिहाज से हम ये देख रहे हैं 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जब ये हालात ख़राब होते जा रहे हों तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 91 सेक्शन 7 के तहत वो ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अपना एतमाद का वोट हासिल करें। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो ज़ाहिर हुकूमत गई। मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा, एक और बहुत अहम केस है और उस पर मैं बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं नबील गबोल साहब से शुरू करूंगा और इसके बाद मैं वलीद साहब की तरफ आता हूं और उनको पूरा टाइम दूंगा, वो जो चाहें कहें। नबील गबोल साहब, अकबर एस बाबर साहब का स्टेटमेंट है कि हमने फॉरेन फंडिंग केस में तमाम अकाउंट्स जो है और उसके मनी ट्रेल जो भी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, वो जो फंड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे प्रूफ जमा कर दिए हैं। अब जो है इसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन सुनाए जो तकरीबन 5 साल से पेंडिंग है। तो आप समझते हैं कि सर इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा। और एक और बात कि ये एक वजह भी हो सकती है कि अगर इसका फ़ैसला आता है और हुकूमत के अगेंस्ट आता है तो हुकूमत जा सकती है, पीटीआई पे बहुत बुरा वक्त आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस का जो इलेक्शन कमीशन ने ये जाहिर किया है, जो मैंने ख़बर पढ़ी है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ चल रही है, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है, क्योंकि सब जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग जो है वो पीपल्स पार्टी या पीएमएल नून को कभी इलेक्शन में नहीं आया या वैसे भी नहीं बाहर से पैसे। असल में जो फॉरेन फंडिंग वो तो पीटीआई के लिए है, तो मेन टारगेट पीटीआई है। अब हवा का रुख जब तब्दील होता है तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हवा अगर ज़्यादा तेज़ चले तो वो तूफ़ान भी आप उसको कह सकते हैं, वो हरिकेन भी हो सकता है, वो ट्विस्टर भी बन सकता है, तो उसके रगड़े में सब आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 2-3 जिस तरह इमरान खान की सबसे बड़ी नाकामी इस बात पे हुई कि इमरान खान ने एक साथ चारों तरफ मास खोल दिए, मतलब सारे इदारों से टकराव, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को चोर कहना और अपने आप को फरिश्ता कहना। इसी तरीके से अब ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसका मेन जो टारगेट है वो पीटीआई है।
और पीटीआई प्रूफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब भी इमरान खान बाहर जाते हैं वो खुद आपको पता है कि लाखों डॉलर्स लेकर आते हैं, और वो इस इलेक्शन में भी और 2013 के इलेक्शन में भी खर्च किए गए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अब ये कहते हैं कि जी हम फरिश्ते हैं, करप्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि शाहपुर है यहाँ पर मौजा जो है एक पिंडी का, वहाँ पर तकरीबन कोई 800 एकड़ पे जो है कब्जा हुआ है। हम एकड़ कहते हैं और वहाँ पर जो है कुछ और नाम से, हम यहाँ तहसीलदार तपेदार कहते हैं, वहाँ पर पंजाब में तहसीलदार चलता है कनाल। तो कितने हजारों कनाल पे कब्जा किया है। एक पूरा मौजा है, मौजा शाहपुर जो है रावलपिंडी का, वो पीटीआई के बहुत एक अहम शख्स, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जाहिर है वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन उस अहम शख्सियत का जब नाम आया तो उस पर उसने उस डिप्टी कमिश्नर को, उस एडिशनल कमिश्नर को और इवन कमिश्नर रावलपिंडी को तब्दील कराया जब उसने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। और वो शायद आपको पता नहीं, आपके पास है नहीं है, वो कमिश्नर ने जो इंक्वायरी का ऑर्डर किया था उसमें सब कुछ जिक्र है कि किसके हवाले से। तो आप देखें तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है, यानी ज़मीनों पे कब्जे भी हो रहे हैं, या तो लाइसेंस दे दिया करप्शन का, जब देख लिया करप्शन को हम रोक नहीं सकते हैं तो उन्होंने कहा जब हम नहीं रोक सकते तो चलो हम भी फिर बहती गंगा में जो है हाथ धोए। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये सब इमरान खान के नाक के नीचे हो रहा है सर, ये सब इमरान खान साहब की नाक के नीचे हो रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल। देखे इमरान खान के जब करीबी साथी इन्वॉल्व होंगे, इमरान खान अगर अपने एक हेल्थ मिनिस्टर को हटा सकते हैं कि वो जी उन्होंने दवाइयों के ऊपर जो है कमीशन ली है, तो अभी उनको नहीं पता है कि उसके और जितने करीब तरीन जो लोग हैं वो रोजवेल्ट होटल का, ये कितने करीब है कि इन्हें नहीं हटाया जा रहा है सर? पीछे ये कितने करीब है कि इन्हें नहीं हटाया जा रहा है? ये कितने करीब है सर? नहीं हटाया जा रहा है, और इसीलिए वो इतने करीब है कि अब वो सुना है कि वो खूनी रिश्ता। और आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर पिंडी ने इनको रोका क्राइम करने से, और डिप्टी कमिश्नर ने रोका और एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू ने रोका, तो तीनों का इन्होंने एकदम ट्रांसफर कर दिया। एक ही दिन में तीनों का तबादला कर दिया। आप सोचे वो किस तरह पावरफुल होगा वो शख्स कि उसने एक ही दिन में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर लिया। तो आप देखेंगे क्या क्या अभी सब कुछ हो रहा है। तो वो यही कहते हैं जी नाराज है, वजीर आजम साहब नाराज होकर 2 दिन जो है वो बनी गाला में बैठ गया और किसी से मुलाकात कीजिए, मैं नाराज हूँ 2 दिन, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। 2 दिन के लिए उन्होंने हड़ताल कर दी, यानी तारीख में पहला वजीर आजम है जिसने 2 दिन का हड़ताल किया है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान भी समझ गया है कि भाई ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम को तब्दील करने में इमरान खान को मेरे ख्याल में सारे मास पे लड़ाई बंद कर दे, और अगर इस सिस्टम को तब्दील करना है तो जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं उनका साथ दे, ना ये कि उनको और मजीद जो है आप अपना दुश्मन समझ के उनको अपने से दूर रखें। आपके जो वो लोग जिन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर बना के वोट दिए, वो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके एलाइज हैं, और आपके लिए जो बातें चौधरी परवेज इलाही ने की है, और जो परवेज इलाही ने 2013 और 12 के हवाले से बात की है कि किस तरह उनके लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल किया गया। पीटीआई तो पीटीआई रही नहीं, पीटीआई क्यू लीग बन गई है। पीटीआई जिससे मुस्लिम लीग के कितने दड़े, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू लीग बन गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बन गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फक्शनल भी बन गई। तो आजकल की जो पीटीआई, आज का पीटीआई क्यू लीग है। मैं आता हूं जनाब वलीद साहब, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वलीद इकबाल जैसे लोगों से, या आपके वो लोग जो असल पीटीआई के लोग होते हैं उनसे बात करता हूँ कि ये वो लोग थे जो अगर सही मायनों में इमरान खान के साथ अहम पोस्टों पे होते तो कभी मायूसी नहीं होती। वलीद इकबाल साहब क्या कहेंगे, ये अकबर एस बाबर जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसमें लगता है कि पीटीआई बार बार दरख्वास्त देती है, बचने की कोशिश करती है, क्यों सर? अगर वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका फैसला आ जाना चाहिए सर।
मैं इसका भी जवाब दूंगा जी, लेकिन मुझे अब ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमारी अब काफ़ी देर बाद शमाए महफिल मेरे पास आई है। ज़रूर। दूसरा आपने कहा कि आप मुझे टाइम देंगे और जितना दरकार होगा आप देंगे। ये वैसे मैंने आज जितने आपके प्रोग्राम में दो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे थे जब मैं चुप करके सुन रहा था, और मैं उम्मीद भी करूँगा कि अब सब चुप करके सुनेंगे। ये जितनी ज़्यादा मैंने हवाई फायरिंग इस प्रोग्राम में सुनी है, बड़ा अरसा हो गया मुझे, मैं आजकल रोज़ टीवी 2-2 3-3 प्रोग्राम में, ये जितनी हवाई फायरिंग यहाँ हो रही है और जितनी खुद फरेबी को जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, मैं अब तरतीबवार ये बात शुरू करता हूँ और ये मैं आप वाले सवाल पे भी आऊँगा और इसके ऊपर मैं एड्रेस करूँगा। ये कहना कि जी और आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और ये मुझे नहीं पता कि 70% लोग कहाँ से आपने गिने हैं कि जो कैबिनेट में हैं या किधर हैं जी, तो फिर मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? मैं तो, मुझे भी आपने बुलाया हुआ और आपको खुशी हो रही है, मैं उन 70% में हूँ, वो 20-30% कहीं और से लोग आए होंगे। मैं आपको जो अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले ये कि मैं आज अभी आपके प्रोग्राम के थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले वापस पहुँचा हूँ इस्लामाबाद से। मैं 2 दफ़ा आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में था, सुबह भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई मेरी, और वो तो मैं उस वक्त और वो और मैं अकेले थे। उसके बाद शाम को मैं दोबारा एक मीटिंग पे गया जहाँ पे बेशतर अफराद कैबिनेट वाले भी थे मौजूद, मिनिस्टर्स भी थे, दीगर अफसरान भी थे, और पार्टी और उसके अलावा एलाइज़ के लोग भी थे। मुझे एक लम्हे की भी किसी किस्म की कोई बेचैनी किसी में नज़र नहीं आई। पता नहीं किधर से कौन खबरें लेके आ रहा है कि जी बेचैनी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, किसी किस्म का। प्राइम मिनिस्टर भी बेइंतहा रिलैक्स्ड मुझे नज़र आ रहे थे, बड़ी तसल्ली से, और बिल्कुल, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई वो बातें सारी जो हमने आपस में की, किस तरह से 4 साल में के बाद अब हमारा जो बैरूनी खसारा है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, पहली दफ़ा जो है वो सरप्लस में आया है। हमारी करेंसी जो है स्टेबलाइज कर रही है। हमारी स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट ज़रूरी नहीं मईशत की अक्कासी करती हो, लेकिन स्टॉक मार्केट एक सेंटिमेंट दिखाती है कि किस तरह से, और वो किस तरह से 38,000 के ऊपर अब रोज़ जा रही है। थोड़ी बहुत करेक्शंस एक आध दिन होती हैं, आज थोड़ी सी करेक्शन हुई है, लेकिन किस तरह हज़ार पॉइंट्स, 800 पॉइंट ऊपर जा रही है वो। क्या मतलब ये वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ इकॉनमी जा रही है, टैक्स पे करने का कल्चर आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ प्रेशर्स हैं इकॉनमी पे हमारी, जिस हालत में हमको इकॉनमी मिली। ये तजारती खसारा $2.5 अरब का था, ये बैरूनी खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, जब PMLN की गवर्नमेंट आई है। ये उसको 20 अरब रुपए के ऊपर लेके गए हैं, और हम उसको अब 0 पे जाके बल्कि प्लस के ऊपर लेके आए हैं। ये वो इक़दामात हैं जो आज से कितने साल पहले लिए होते तो पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ कर गई होती, ना कि जिस तरह से कर्जे पे कर्जा और जिस तरह से आर्टिफिशियली अपना पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करके अपना फॉरेन एक्सचेंज को अपना एक मसनूई सतह के ऊपर रखा हुआ था, ये सारी चीज़ें। और फिर अगर गिनवाना शुरू किया है PMLN वालों ने, ये कच्चे चट्टे अगर खोलना शुरू किया, पहले अपने कच्चे चट्टे देखें कि क्रेडिबिलिटी किस तरह की है। कि पहले 7 साल गलत बयानी करते रहे, झूठ बोलते रहे कि मुशर्रफ से कोई डील नहीं हुई, फिर वो प्रिंस मुकर्रम आए और उन्होंने आके वो तहरीर आगे दिखा दी, तो पता लगा कि जी हाँ जी वाकई डील हुई थी और वो मुल्क से गए हुए थे जी। हमें कहते हैं कि जी हमारे तरफ से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहले असेंबली के फ्लोर पे झूठ बोला कि ये हैं वो दस्तावेज़ात, फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे झूठ बोला, कौम से खिताब में झूठ बोला। अभी तक ये जिन अरबों रुपए के, डॉलरों के, पाउंड्स के अपार्टमेंट्स में आज मियाँ साहब गए हैं, अभी तक उसका मनी ट्रेल सवाए कतरी खत के कोई नहीं ला सका कि इसके पैसे जो हैं वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि है नहीं कोई देने का। जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये केस हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने 60 दस्तावेज़ात प्रोड्यूस की अपने, हर किस्म की 35 साल पुराने, वो हालांकि पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, उन्होंने रिकॉर्ड उनके जहाँ से भी था बरामद करके उन्होंने आके जवाब दिया। और ये हमें कहते हैं जी आके, हमें ये कहते हैं अपना, ये इन्होंने आपस में पहले ये फैसला करे ना, ये एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमें किसी के रहमो करम पर नहीं जाना पड़ा, दूसरी तरफ PPP वाले कह रहे हैं कि ये NRO जो है ये नवाज शरीफ ने इमरान खान को दिया है, ये, और कंटेनर पे सारे इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। असल में सारे इकट्ठे खड़े होने का वजह ही ये है इसकी कि दो चीज़ों से इनको खौफ है, एक एहतसाब का और दूसरा कि जी जिस तरीके से हम उसको अब इस्लाह करके इसको मुल्क को ठीक रास्ते के ऊपर ला रहे हैं, इसकी मईशत को, इसके सिस्टम को, ये इससे जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा बड़ी पॉपुलैरिटी के बाद आए थे हम, कभी ऐसा नहीं खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में हुआ कि ये दोबारा से यहाँ ना हो जाए, इसका खौफ है असल में इनको, और इसके वजह से ये सारी। आप जरा मेरे सवाल का जवाब देने सर। जी मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ जी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो अकबर एस बाबर वाला केस है, इसमें हमारा ये भी मौक़िफ़ है, और चीज़ें भी हैं, इसके बहुत से पहलू हैं।
लेकिन एक ये है कि हम महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर वो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग सिर्फ पीटीआई को ही मिलती है, मेरी अर्ज सुन ले मेरी, कि अगर वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ पीटीआई को फॉरेन फंडिंग आती है, हम ये कह रहे हैं कि पीपीपी के ऊपर भी इस तरह का केस हुआ है, पीएमएलएन के ऊपर भी इस तरह का केस हुआ है, सबके केस खोल के लाए ना, एक साथ जाके देखें, पता लग जाएगा। क्योंकि पता लगेगा कि इन्होंने, हमारे अकाउंट्स तो ऑडिट भी होते हैं, पता लग जाएगा कि इनके कहां से फंडिंग आती है और किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग ये करते हैं जी। और ठीक है जी, हमारे पास बहरहाल जो भी वो कोई केस है उसका कोई किसी किस्म का कोई, और ना प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बहुत जरूर है। मैं आता हूं उस्मा बुखारी साहब क्या कहती हैं, कोई खौफजदा नहीं है, इक़्तिदार के हवाले से प्राइम मिनिस्टर भी वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, कोई खौफजदा नहीं है। पूरा टाइम दिया, ज्यादा दिया सर आपको टाइम। उस्मा बुखारी साहबा पहले बताएंगे मुझे रशीद फलूदे वाला और वो मंजूर पापड़ वाला, इनके जवाब दें यार। ये अच्छा भाई बात कर लेने देना, अब चले हो गया ना, हमने जो जवाब देने थे दे लिए, बारी अब आपकी है। अब तलाशी आपने देनी है, मनी ट्रेल आपसे लेना है। और ये जो मुझे पहले यकीन था, बिल्कुल यकीन था कि वही होगा, कि जो जिस बात का जवाब देना है उसका हमने नहीं देना, हमने बाकी जो है वो घसी पिटी एक जो स्टोरी है वो हमने वही चलाने की कोशिश करनी है। ना आपको इल्ज़ाम लगाने के काबिल हो सके, ना आप कोई करप्शन, वो आपको पता ना बहुत सारे पता नहीं कितने हजार अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। इनके अपने चेयरमैन एफबीआर ने कहा ऐसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग का रिकॉर्ड नहीं है। 2% के करीब शायद कोई पैसे जो है लीगल मीन से जाते होंगे, अदरवाइज तमाम लीगल चैनल से जाते हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हजारों वो जो है वो उसकी नहीं होती। ये इन्होंने करके देख लिया जो ये कर सकते थे। अब बारी इनकी है, हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया, सजाएं भी भुगत ली। हम तो अपीलों के, मैंने जैसे कहा, अरशद मलिक साहब की वीडियो का भी फैसला आना बाकी है, जिसके ऊपर वो बता रहे थे कि असासा मियां साहब के नाम पे नहीं था, सोर्स उनकी हमने पता नहीं की और सजा उनको देनी थी तो दे दी गई। तो अब ये इमरान खान साहब भाग नहीं पाएंगे। अब ये जो फेक एनओसी के ऊपर जो रेगुलराइज हुआ बनी गाला, क्या ख्याल है दोबारा नहीं खुल सकता? ये केस दोबारा भी खुलेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी तरीन फैसला ये है कि मियाँ बीवी की मनी ट्रेल के बीच में राशिद खान साहब होते हैं। मुझे जरा बताइए डॉक्टर साहब, जरा मतलब मुझे अंदाजा कीजिए, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे को डायरेक्ट पैसे नहीं भेजते, बीच में राशिद साहब आते हैं। ये कौन सी मनी ट्रेल होती है? और खुद एक तरफ कह रहे हैं, ये खुद बाबा ऑफशोर कंपनी है भाई साहब जो है इमरान खान साहब, जो जब हमारी पनामा वाला केस निकल के आया, ऑफशोर कंपनियां बहुत बुरी लगी इमरान खान साहब को, और गालियां और तबर्रे और पता नहीं क्या क्या। और जब खुद की निकल के आई ऑफशोर कंपनी, तो हाँ, तो ऑफशोर कंपनी टैक्स छुपाने के लिए होती है। यही हरकत बाजी अलीमा ने भी की। बाजी अलीमा साहिबा की आज तक सिलाई मशीनों का जवाब नहीं मिला। वो सिलाई मशीनों का कारोबार, एक एक सिलाई मशीन हमें भी दिला दे। हम भी पाकिस्तान के जो गरीब अवाम मर रहे हैं, जिनको चीनी 80 रुपए मिलती है और जंगी तरीन से आपका पेट नहीं भरा जा रहा, उनको भी शायद कोई तसल्ली मिल जाए। जिस मुल्क के अंदर जो है वो टमाटर 300 रुपए पर चला जाए, और जिस मुल्क के अंदर जो है वो आदमी 2 वक्त की रोटी से बेजार हो, आप जो है पहले हमें ये फिनोमेना देते रहे कि टैक्स ज्यादा लगे और अगर कीमतें बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर होता है। तो फिर आज जितनी कीमतें बढ़ गई हैं, फिर हुक्मरान को कौन से लकब से नवाजूं, ये बताएं। आप बताना पसंद करेंगे या मैं कह दूं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अब आता हूं जनाब कमर दिलशाद साहब की तरफ आ जाता हूं। कमर दिलशाद साहब, मैं आपसे जो बहुत अहम है इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस, अगर इसका फैसला, अब जाहिर अपोजिशन ने इसको उठा लिया है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी डेली बेसिस पे हो। 5 दिसंबर को शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं रजा साहब, उनका शायद उनकी रिटायरमेंट है। सुनने में आ रहा है कि बहुत प्रेशर है कि इससे पहले फैसला न दें। सर क्या होगा, फैसला आएगा? और अगर फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो क्या होगा? जी सर। देखिए, असूली तौर पर हम जानते हैं जस्टिस सरदार रजा मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान के इंतहाई अपराइट जज रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर जज थे। हमारे दोस्त वलीद इकबाल साहब तमाम जजों का एहतराम करते हैं। इनके वालिद मोहतरम जस्टिस जावेद इकबाल पाकिस्तान के इंतहाई दिलेर जरूरतमंद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की आंखों में आंखें डाल के बात की थी। इसी तरह से मेरे साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे मरहूम के, और इनकी वालिदा मोहतरमा जो है नासरा इकबाल, वो मेरी बहुत मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार रजा साहब जो हैं वो इस पर फैसला करने के मजाज हैं। तो तमाम 5 साल से उस केस को देख रहे हैं। अब उन्हें
इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का जो सेक्शन 204 है, 210 है, 212 है, 213 है, उसको देखते हुए उन्होंने फैसला करना है। तमाम रिपोर्टें उनके पास आ चुकी हैं, स्क्रूटनी कमेटी ने तमाम रिपोर्टें तैयार कर ली हैं। अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्टें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मौजूद हैं। अब उसकी रोशनी में उन्होंने 5 दिसंबर से पहले ये फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि उनकी साख का मामला है, उनकी इज़्ज़त का मामला है, वो इसको पेंडिंग या मौखर नहीं करेंगे। उनकी रिटायरमेंट ठीक है 5 दिसंबर को हो रही है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है बादी नज़र में कि वो 3 या 4 या 2 दिसंबर से पहले वो इसके बारे में फैसला सुना देंगे। क्या होगा सर अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आया तो क्या होगा, इसका जरूरी बहरहाल इसमें सबसे बड़ी अहम बात है जो सेक्शन जो 212 है उसमें ये लिखा, अगर किसी पार्टी, हम किसी का नाम नहीं लेते, अगर किसी पार्टी के बारे में ये साबित हो जाए कि वो फॉरेन फंडिंग के बेस पर वो खड़ी हुई है या उसको फॉरेन फंडिंग आई है, तो उस पार्टी को वो कालअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं। लेकिन इसके साथ यह है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है फैसला। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वसी इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसमें साफ लिखा हुआ है सेक्शन 212 में कि अगर कोई पार्टी ये साबित हो जाए कि फॉरेन फंडिंग उसने हासिल की है तो 212 के तहत वो कालअदम करार दी जा सकती है, कोई पार्टी भी हो। इसी तरह PTI के साथ साथ पीपल पार्टीज़ और मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़ जो पार्टी गई है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक है कि तमाम पार्टियों का रिकॉर्ड आप चेक करें जिन के पास दरख्वास्त आ रही है। तो फारूक हबीब साहब ने दरख्वास्त दी हुई है, अगर उनके पास सबूत हैं कि इन्होंने PTI के साथ के अलावा भी इन पार्टियों ने भी फॉरेन फंडिंग हासिल की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई 212 के तहत हो सकती है, लेकिन उसमें देर लगेगी। अभी वो इनिशियल स्टेट के ऊपर है, अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो ये बहरहाल एक अच्छा फैसला है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उनके तमाम ऑडिट हो रहा है, चेक हो रहा है, उनकी मनी ट्रेल चेक हो रही है, तो पाकिस्तान की सियासी जमातें मजबूत भी होंगी और मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक तो है वो भी उसका भी रोकथाम हो जाएगी और फॉरेन फंडिंग के बारे में जो तस्वुरात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बड़ा फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा साहब सर ये हुकूमत ख़त्म होगी, ये हुकूमत ख़त्म होगी, ये पार्टी सस्पेंड हो जाएगी, ये पार्टी खत्म नहीं। अपनी जो बात ये उसमें जो आर्टिकल 212 जो है वो सब जानते हैं, नबील साहब भी जानते हैं, वलीद इकबाल साहब भी, उस्मा बुखारी भी जानती है। उसमें साफ लिखा अगर वो कालअदम करार दी जाएगी तो उसके तमाम मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कालअदम हो जाएंगे, दफ्तर सीज हो जाएंगे, अकाउंट जब्त हो जाएंगे। तो साफ लिखा है उसके अंदर। और उनके खिलाफ पाकिस्तान की इंटीग्रेशन के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ आर्टिकल 17 के तहत उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो सकते हैं, हाई ट्रिजन का केस भी बन सकता है। इसलिए इस आर्टिकल को आप नज़रअंदाज ना करें। ये आर्टिकल जो है ये आइन के आर्टिकल 17 के तसलसल में है और आर्टिकल 17 इसके पीछे पुष्ट में खड़ा है, जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई पार्टी हो जाएगी तो वो ट्रेजर के ऊपर आ जाती है। ये बिल्कुल आर्टिकल 17 के तहत सारा काम हो रहा है। तमाम शुरका का शुक्रिया। डॉनिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।